जब मैं हिट हुआ था ना, तो मैं 3 साल छुप के रहा कि मेरा गाना हिट हो गया। मैं 3 साल छुपा रहा कि यार किसी को पता नहीं चल जाए कि ये मेरा गाना है। मेरी चिट्ठियाँ आने लगी कि तुम्हें ऐसे मार देंगे। तो मैं 3 साल छुप के फैक्ट्री में काम करता रहा, और कोई बंदा अगर वो गाना सुनता था तो मैं मुँह छुपा लेता था कि मेरा गाना नहीं है ये। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का ये कहना इस बात की गवाही है कि आज पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री माफियाज और गैंग्स का इजी टारगेट है, जहां सिंगर्स अगर पॉपुलर होते हैं तो उन्हें पंजाब के अलग अलग गैंग्स या तो परेशान करते हैं या फिर मार देते हैं, जिससे बचने के लिए ज्यादातर पंजाबी आर्टिस्ट इंडिया छोड़कर कनाडा और यूके जैसे देशों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का अंडरवर्ल्ड आज अचानक से नहीं उभर कर सामने आया है, बल्कि इसकी जड़ें हमें 1980s के पंजाब में लेकर जाती है। ये वो समय था जब पंजाब वायलेंस का सेंटर हुआ करता था और खालिस्तान और उसके काउंटर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से पूरे पंजाब में दहशत अपने पैर फैला चुकी थी। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे और पंजाब के गांव और गलियां सूनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौर में एक सिंगर पंजाब में तेजी से उभर कर सामने आया, जिसका नाम था अमर सिंह चमकीला, जो अपने लाइव शोज की वजह से पूरे पंजाब में इतना फेमस हो चुका था कि कर्फ्यू जैसे माहौल वाले पंजाब में अमर सिंह चमकीला के लाइव शोज देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो जाते थे। और दोस्तों, चमकीला जब गाता तो सूने पड़े गांव तालियों, सीटियों और वाहवाही से गूंज उठते थे। अराजकता से भरे पंजाब के दुख में चमकीला के गाने मरहम की तरह थे। लेकिन यही चमकीला न सिर्फ पंजाब के खालिस्तान मूवमेंट का टारगेट बना, बल्कि उस समय की पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स चमकीला के गाने के इर्द गिर्द घूमने लगी। सबका ध्यान सिर्फ चमकीला पर था। और दोस्तों, इसी बीच अचानक से चमकीला को गोली मार दी जाती है, जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। हु वॉज चमकीला? दोस्तों, चमकीला पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा होने वाला लड़का था, जिसका जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी गांव में हुआ था। तब उसका नाम था धनीराम। बचपन में ही लोअर कास्ट में पैदा होने की वजह से वो पंजाब में फैल रही कुरीतियों और डबल स्टैंडर्ड्स को क्लोजली देख रहा था। लेकिन बचपन में धनीराम चमकीला नहीं बल्कि इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था। लेकिन दोस्तों, वक्त, पैसे और गरीबी की मार ने इलेक्ट्रिशियन बनने के सपनों को मार डाला और धनीराम कपड़े की फैक्ट्री में मोजे बनाने लगा। इलेक्ट्रिशियन बनने का सपना तो उसने किसी तरह मार दिया था, लेकिन बचपन से म्यूजिक की जो आग भीतर लगी हुई थी उसे वो कभी नहीं बुझा पाया, और इस आग की लपेटे में ही उसने हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली। लेकिन स्टेज तक के सफर में उसके हाथों में रह गई तुम्बी, जो आगे चलकर चमकीला की पहचान बनी। मोजे बनाते हुए भी उसने गाने लिखने की आदत नहीं छोड़ी। और आपको बता दें कि यह वही दौर था जब पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और लाइव कॉन्सर्ट्स में सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगरों का राज होता था। चमकीला को बहुत हाथ पैर मारने और कपड़ा फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करने के बाद किसी तरह सुरिंदर शिंदा की पनाह मिली, और यहाँ से उन्हें रास्ता मिला इस संगीत जगत में उतरने का। जब चमकीला ने अपने पहले गाने के साथ शिंदा को अप्रोच किया, तब वो सिर्फ 18 साल के थे और शिंदा को चमकीला के गाने पसंद आए और उन्होंने ये गाने अपने अखाड़ों यानी लाइव स्टेजेस पर गाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, आगे चमकीला था तो एक सिंगर, आखिर कब तक वो बैक स्टेज में लिरिक्स लिखकर काम चलाता। और दोस्तों, फैक्ट्री से नौकरी छोड़ने के बाद घर खर्च के लिए पैसे जुटा पाने में भी काफी मुश्किलें आने लगी थी। और दोस्तों, इसीलिए चमकीला ने जिंदगी बदल देने वाला फैसला लिया कि अब वो अपने गाने खुद गाएगा। चमकीला ने शिंदा का दामन छोड़ दिया और कुछ ही टाइम में चमकीला को मिला अपना पहला अखाड़ा, जिसमें जनता ने उस पर खूब वाहवाही लुटाई। और दोस्तों, फिर क्या था, चमकीला की चमक दिनों दिन बढ़ती गई और देखते ही देखते उसने पंजाब गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े सिंगर से ज्यादा कॉन्सर्ट्स या अखाड़े अब चमकीला के पास आने लगे। और फिर सवाल ये उठा कि आखिर इस 20-22 साल के लड़के में ऐसा क्या था कि उसके सामने पंजाब के सारे धुरंधर सिंगर फीके पड़ने लगे। ऐसे में दोस्तों, आइए समझते हैं कि चमकीला की शोहरत का आखिर राज क्या था। दोस्तों, चमकीला के गानों के साथ साथ उनकी स्टेज प्रेजेंस काफी अलग थी, लेकिन चमकीला को पॉपुलर करने में उनकी सिंगिंग से ज्यादा उनके लिरिक्स ने काम किया। उसके लिखे हुए गीत उस दौर के पंजाब की सच्चाई बयां करते थे, और चमकीला के गानों के बोल में बढ़ते नशे, घरेलू हिंसा से लेकर अफेयर और गाली गलौज सब होता था, और वो हर बात अपने गीतों में बेबाकी से कहता था। सीधे साफ लफ्जों में कहें तो चमकीला के गीत उस दौर के पंजाब का आईना थे, और इसीलिए चमकीला पर जब इम्तियाज अली ने फिल्म बनाई तो उसमें इरशाद कामिल का लिखा गीत इश्क मिटाए काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि गाने में एक लाइन मैं पंजाब हूं में चमकीला उस दौर के पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरी तरीके से सही है। इसीलिए दोस्तों, चमकीला के अखाड़े गांव के लोगों, खासकर मर्दों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे थे, और ये अखाड़े लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहे थे क्योंकि चमकीला गाने में बीच बीच में कमेंट्री भी करने लगता था, जिससे लोग उसे अपने बीच का समझने लगते। और दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे गाँव में आने वाली भीड़ ने चमकीला को 4-5 साल में ही इतना पॉपुलर कर दिया था कि उसे एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाने लगा।
चमकीला की पॉपुलैरिटी और उसकी चमक में चार चांद लगी अमरजोत के आने से। दोस्तों, चमकीला के गीत ज्यादातर डुएट होते थे और उसका एक पार्ट आदमी गाता था और दूसरा औरत। उन्होंने कई फीमेल पंजाबी सिंगर्स जैसे सोनिया और मिस उषा के साथ अखाड़े किए, लेकिन जितना वे ऊंचा गाते थे उसकी बराबर वाली आवाज उसे अब तक नहीं मिली थी। और इस आवाज की खोज में अमर सिंह को मिली अमरजोत कौर और 1980 में अमरजोत और चमकीला स्टेज पार्टनर बने। चमकीला को फाइनली अपने जैसी एनर्जेटिक और जोशीली स्टेज पार्टनर मिली थी जो उसके गीतों में जान फूंक सके। अमरजोत की पतली और तीखी आवाज चमकीला के तेवरों को मैच कर रही थी और अब चमकीला को यकीन हो गया था कि उनको अब किसी और की जरूरत नहीं है। उनकी और अमरजोत की जोड़ी पूरे पंजाब में हिट हो गई, लेकिन अमरजोत सिर्फ सिंगर नहीं थी, उन्हें पढ़ने का भी काफी शौक था। इसीलिए आप देखेंगे कि फिल्म में अमरजोत के कैरेक्टर को हमेशा नॉवल पढ़ते दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि अमरजोत स्टेट लेवल की एथलीट भी थी। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमरजोत भाला फेंक, डिस्क थ्रो और शॉट पुट की खिलाड़ी थी और स्पोर्ट्स में उन्होंने कई मेडल्स जीते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें एथलीट मिल्खा सिंह ने भी सम्मानित किया था। स्पोर्ट्स में उनकी पार्टिसिपेशन उनके हाई पिच्ड वॉइस के लिए मददगार साबित हुई और सुरों में उनकी पकड़ और रुचि ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया। उन्हें सिंगिंग से कितना प्यार था ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमरजोत ने अपनी पहली शादी से तलाक अपने सिंगिंग के पैशन की वजह से लिया था, जिसके बाद वो चमकीला से जुड़ गई। दोस्तों, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना हर साल करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं और कुछ हजार बच्चे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये सपना जरूर देखा होगा, लेकिन कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक सिचुएशन हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। मैं मानता हूं कि आज 7,000 से 15,000 रुपए के कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की तो आप अपना टाइम और अटेम्प्ट कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में लो कॉस्ट कोर्सेज आज भी मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन लो क्वालिटी की वजह से कभी भी यूपीएससी की तैयारी डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, अभी सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऑनलाइन पेड प्रोग्राम से पढ़कर यूपीएससी में 70+ एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो अब आपको 15 मंथ्स यूपीएससी सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है मात्र 24,999 रुपए में। दोस्तों, सिर्फ दिन के 54 रुपीज में आपको मिल जाता है अनअकैडमी प्लस का एक्सेस विद इंडियाज हाईएस्ट क्वालिटी यूपीएससी एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सरमद मेहराज सर और मधुकर कोटावे सर। और दोस्तों, आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस के लिए सेपरेटली 24,999 रुपीज नहीं पे करने हैं, बल्कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी लैंग्वेजेस के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। और इसीलिए अब हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के लर्नर्स अपने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के ड्रीम को पूरा कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड है, तो अभी अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को लेना ना भूलें। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए और क्लिक करिए उस पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। कुछ महीनों स्टेज पर साथ परफॉर्म करने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला लिया, लेकिन चमकीला ने अभी भी अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और उनकी पहली पत्नी का नाम गुरमेल कौर था। दोस्तों, अमरजोत और चमकीला की जोड़ी दिन ब दिन इतनी हिट होती गई कि साल में एक दिन ऐसा नहीं होता था कि उन्हें खाली बैठना पड़े। चमकीला फिल्म की रिसर्च में ये बात सामने आई कि चमकीला और अमरजोत ने 365 दिनों में 366 शोज परफॉर्म किए और चमकीला और अमरजोत की आवाज पंजाब की सीमाएं लांघकर देश और विदेश पहुंचने लगी। कनाडा, अमेरिका और दुबई तक में लोग इनके दीवाने हो चले थे और उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि 80s में चमकीला एक शो के 4,000 से 4,500 रुपए चार्ज किया करते थे, जो आज के हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए के बराबर है। लाइव कॉन्सर्ट की कामयाबी ने चमकीला के लिए रिकॉर्ड्स के रास्ते खोल दिए, क्योंकि लोग चमकीला को सुनना चाहते थे और अब वो गांव में अखाड़े का इंतजार नहीं कर सकते थे। इम्तियाज अली ने फिल्म में जब चमकीला और अमरजोत के पहले गाना रिकॉर्ड करने वाले सीन को दिखाया है, तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर चरणजीत आहूजा नाम के कैरेक्टर कुछ मिनट के लिए स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। रियल लाइफ के इस कुछ मिनट के किरदार ने चमकीला की रियल लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और आपको बता दें कि चरणजीत आहूजा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड माने जाते हैं और आज पंजाब के बड़े सिंगर्स जैसे हंस राज हंस और लेजेंड गुरदास मान को आहूजा की परखी नजरों ने ही ढूंढा था और उनकी संगीत की समझ ही थी कि उन्होंने चमकीला की रिकॉर्डिंग्स को HMV के जरिए लॉन्च किया और पूरे पंजाब के साथ ही साथ देश विदेश की ऑडियंस तक पहुंचाया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गाँव-गाँव में अखाड़े करने वाला एक लोकल सिंगर पंजाब का हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट बन चुका था। और दोस्तों, यहीं से चमकीला उन लोगों की नजरों में भी आने लगा जिन्हें उसके गाने फूहड़ और अश्लील लगते थे।
ये मिड 80s का दौर था और चमकीला की प्रसिद्धि और पंजाब में टेररिज्म दोनों पीक पर थे। पूरा पंजाब तनाव के दौर से गुजर रहा था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे स्टेट में मातम सा छाया हुआ था। लोग करीबियों की मौत की खबरों से उबर नहीं पाते थे और हर तरफ खून खराबा और वायलेंस ने अपनी जगह बना ली थी। पुलिस और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर्स चल रहे थे और लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे कि वो कहीं किसी गोली का निशाना ना बन जाए, और कोई अगर पुलिस या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मानता था तो उनके खिलाफ थ्रेट नोट आ जाते थे कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, चमकीला और उसकी फैन फॉलोइंग अलग ही बागी बने बैठे थे। इस खतरनाक माहौल में भी चमकीला और अमरजोत को अखाड़े करने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन चमकीला के करीबी लोगों के बार बार मना करने के बावजूद चमकीला अपने उन्हीं गानों के साथ स्टेज शो करने के लिए पहुंच जाता था। और इसे इम्तियाज अली की फिल्म में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि जब चमकीला का रोल निभा रहे दिलजीत कहते हैं कि उनका काम है गोली चलाना और हमारा काम है गाना गाना। और यही डायलॉग हकीकत भी बन गया दोस्तों, और पंजाब में बैठे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चमकीला के तौर तरीके, उनकी पॉपुलैरिटी और उनके गीत बिल्कुल नहीं जच रहे थे। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ चमकीला ही नहीं बल्कि उस दौर के अखाड़ों में पंजाब का लगभग हर सिंगर ही वैसे गीत गा रहा था जिसे अश्लील या फूहड़ का दर्जा दिया जाता था। इसी वजह से न चमकीला रुके और न उनके अखाड़े। और इसके बाद आती है 8 मार्च 1988 की तारीख, जब महसामपुर से 40 किलोमीटर दूर अखाड़े के लिए चमकीला और अमरजोत पहुंचते हैं। गाड़ी से परफॉर्मेंस के लिए स्टेज तक जाने के लिए जब दोनों कार से उतरते हैं तो अचानक वे देखते हैं कि कुछ लोग बाइक पर हथियार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते तब तक चमकीला और अमरजोत पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी जाती है और पंजाब का चमकता सितारा ऐसे ही डूब जाता है। डर का माहौल इस कदर हो जाता है कि इसके बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करता है और ना ही कोई सामने आकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पुलिस खुद सामने से कोई कार्रवाई करने से डरने लगती है और दिन दहाड़े पंजाब के एक बड़े नाम को मिट्टी में मिला दिया जाता है। और दोस्तों, आज करीब 3 से 5 दशक बाद भी ना तो चमकीला के कातिल पकड़े गए हैं और ना ही उनकी कोई खबर लगी है। उनके असैसिनेशन के पीछे कई लिंक्स जोड़े गए हैं और कुछ कहते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने चमकीला के गीतों के अश्लील और धर्म विरोधी होने की वजह से उन्हें मार दिया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनके साथी सिंगर्स ने उन्हें मरवा दिया था क्योंकि उनके करियर चमकीला की वजह से थ्रेट फील हो रहा था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक ऑनर किलिंग का मामला था क्योंकि चमकीला दलित समाज से थे और अमरजोत कौर अपर कास्ट से आती थी और उन दोनों की शादी भी समाज के कई लोगों को खटक रही थी। कंक्लूजन, दोस्तों, चमकीला ने अपनी जान तब गवा दी थी जब वो अपने करियर के पीक पर थे और उन्होंने अपने करियर में 9 साल गाने गाए और इसके अलावा उन्होंने अपने पीछे वे 200 ऐसे गानों के बोल छोड़कर गए जिन्हें शायद गाकर ये जोड़ी एक नई हिस्ट्री क्रिएट करती, लेकिन इन गीतों को कभी अमरजोत और चमकीला की आवाज नहीं मिल पाई। दोस्तों, आज इम्तियाज अली और उनकी कोशिश का नतीजा है कि पंजाब के एल्विस कहे जाने वाले चमकीला की बात हो रही है और ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री वायलेंस और एक तरह के अंडरवर्ल्ड के ट्रैप में फंस गई है। इसी अंडरवर्ल्ड और इंडस्ट्री ने चमकीला के बाद दिलशाद अख्तर को 1995 में, नवजोत सिंह को 2018 में और सिद्धू मूसेवाला को 2022 में जान से मार दिया था। और दोस्तों, ऐसे में जब भी पंजाब में किसी सेलिब्रिटी या किसी आर्टिस्ट की हत्या होगी तब तब चमकीला की कहानियां दोहराई जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चमकीला को किसने और क्यों मारा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।